औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू खलील लेक्चर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जो कि है इंजाइम्स। फर्स्ट इस चैप्टर में से मैं आपको आज शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड पेपर्स में पूछे जाते हैं। बीच में से बच्चों को अक्सर मालूम नहीं होता, वो नहीं तैयार करके आते और फिर वो कहते हैं कि ये कहाँ से आया था। उनको तैयार तो होता है लेकिन क्वेश्चंस का नहीं पता होता कि किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगी कि किस तरह वो क्वेश्चंस पूछते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो कि आपके जिनकी वजह से आपके बोर्ड पेपर्स में अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एंजाइम वाला चैप्टर है। जो फर्स्ट इसका शॉर्ट है हमारे पास वो है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। पूछते हैं फर्स्ट तो ये है तेरा व्हाट इज एंजाइम, ठीक है। एंजाइम होता क्या है? तो एंजाइम हमारे पास क्या है? एंजाइम्स आर स्पेशल प्रोटीन दैट कैटालाइज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम इज अ स्पेशल प्रोटीन दैट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन को क्या करता है? स्पीड अप करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम है। ये हमारे पास एंजाइम की डेफिनेशन आ जाती है। सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एंजाइम। उसके बाद जो सेकंड शॉर्ट है वो है व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है एंड डिफरेंस बिटवीन इट्स बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म पूछेंगे और एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म को अलग से डिफ्रेंशिएट करके पूछेंगे, या फिर ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि राइट अबाउट द टू टाइप्स ऑफ अ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की जो दो टाइप्स हैं वो क्या हैं? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब इसमें क्या कहते हैं कि एक और क्वेश्चन साइड बॉक्स से पूछा जाता है कि विल्हम कोहनी जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1878 में एक वर्क किया था, उसके बारे में आप बताएं, ठीक है। राइट अबाउट द वर्क ऑफ विल्हम कोहनी इन विच हैज़ ही डन इन 1878। तो वो आपके पास आता है कि द टर्म एंजाइम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज बाय द जर्मन फिजियोलॉजिस्ट। इन्होंने जो काम किया था वो क्या किया था कि सबसे पहले एंजाइम का नाम जो डिस्कवर किया था, ये टर्म एंजाइम निकाली थी, वो किसने की थी? विल्हम कोहनी ने की थी, जो कि फिजियोलॉजिस्ट थे 1787 में। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है प्लस आपका MCQs भी पूछा जाता है, ठीक है। या पूछेंगे एंजाइम के फर्स्ट नेम किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो विल्हम कोहनी थे। डेट उसका पूछेंगे और फिर पूछेंगे वो कौन थे, तो वो जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे। अब एक्टिवेशन एनर्जी पूछा जाता है। डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या? तो क्या है कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन। फॉर दिस पर्पज द सिस्टम नीड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जो केमिकल बॉन्ड होते हैं उनको टूटना होता है और उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी कौन सी होती है हमारे पास? एक्टिवेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो कि हमारी रिएक्शन को प्रोसीड करती है। बॉन्ड्स टूटेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो वो बॉन्ड्स किसकी वजह से टूटने हैं? एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से। तो वो हमारे पास यहाँ से आता है, ठीक है। और साथ में लिखा होगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें तो वो आएगा कि एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन energy, low amount of activation energy is gained by less time of the reaction, thus in the presence of enzyme reaction proceed at a faster rate, ठीक है। जब कहने के जब एंजाइम मौजूद होता है तो एंजाइम की मौजूदगी में जो रिएक्शन है वो स्पीडली हो रहा होता है, इस वजह से एक्टिवेशन एनर्जी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सबस्ट्रेट का पूछते हैं व्हाट इज़ अ सबस्ट्रेट, ठीक है। द मॉलिक्यूल एट द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। जब भी रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्शन होने से पहले, प्रोडक्ट से पहले जो हम चीज़ लेते हैं जिसको हम रिएक्ट करवा रहे होते हैं उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। कि रिएक्शन में हमने अभी उसको बनाया नहीं है, अभी उसको लिया है, तो वो हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट है। जैसे कि एग्जांपल आप ले लें कि जब आप लोग चाय बना रहे होते हैं उसमें आप दूध, पानी, चीनी और पत्ती, इसको आप अलग अलग करके रखें, तो ये हमारे पास पहले क्या होगा? जब चीज़ें अलग होंगी वो सबस्ट्रेट होता है। उसके बाद इनका रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद ये क्या बनाते हैं? हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मतलब ये एज मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि सबस्ट्रेट क्या होता है? वो मॉलिक्यूल जो कि हम शुरू में लेते हैं रिएक्शन होने से पहले, और रिएक्शन होने के बाद वो रिएक्ट करवाता है और फिर हमारे पास प्रोडक्ट बनाता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दैट who gave the idea about the concept about a metabolism। मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया किसने था? तो वो साइड बॉक्स में से पूछा जाता है कि मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था।
तो ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न नफीस थे जिन्होंने मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था. फर्स्ट टाइम ही स्टेटेड दैट द बॉडी एंड इट्स पार्ट आर ऑलवेज अंडरगोज चेंज. इन्होंने क्या कहा था कि इंसान के जो जिस्म है और उसके जिस्म के जितने भी हिस्से हैं वो क्या होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं वक्त के साथ साथ. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम. राइट अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम. सो आप कोई भी 3 करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे. लेकिन ये करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इन करेक्टरिस्टिक्स के बीच में से भी शॉर्ट क्वेश्चंस को पूछा जाता है. तो जो शॉर्ट पूछेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स आप बताएं, तो करेक्टरिस्टिक्स जब आप लिखेंगे फर्स्ट तो ये होगी कि मोस्ट एंजाइम कैन स्पीड अप अ रिएक्शन मिलियन ऑफ अ टाइम फास्टर देन द नॉर्मल स्पीड. बहुत से एंजाइम ऐसे हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, लेकिन मिलियंस टाइम स्पीड अप करते हैं नॉर्मल रिएक्शन से. ठीक है, ये फर्स्ट. दूसरा आप लोग लिख सकते हैं एंजाइम आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन लाइक अदर कैटलिस्ट. एंजाइम जो हैं वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, जिस तरह दूसरे कैटलिस्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कंज्यूम होते हैं, लेकिन एंजाइम कंज्यूम नहीं होते. द थर्ड वन इज एंजाइम आर यूजली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ अ रिएक्शन. कह रहे हैं कि एंजाइम जो है ना, जो रिएक्शन जैसा भी हम करवा रहे होते हैं ना, उस रिएक्शन के लिए अलग हम लोगों को उसी टाइप का हम लोगों को क्या एंजाइम चाहिए होता है. ठीक है, तो जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, नेचर ऑफ अ सबस्ट्रेट को देखा जाता है कि सबस्ट्रेट जैसा होता है, जिस सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम सूट कर रहा होता है, जिस रिएक्शन के साथ एंजाइम सूट कर रहा होता है, तो उस रिएक्शन के साथ वही वाला एंजाइम हम लोग यूज़ करते हैं. ये आपकी 3 करेक्टरिस्टिक्स आ गई जो कि आपने शॉर्ट में लिखनी है. नेक्स्ट जो इसमें से भी शॉर्ट आता है, करेक्टरिस्टिक के बीच में से आता है, तो वो आता है डिफरेंस बिटवीन अ इंट्रासेलुलर एंड अ एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम. सो वो आपका यहाँ से यहाँ तक है कि एंजाइम कैन बी क्लासिफाइड इन द साइट ऑफ एक्शन. ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंस बिटवीन अ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम, या फिर पूछेंगे कि राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम. क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम के बारे में आप लिखें. तो आप क्या लिखेंगे कि 2 क्लासिफाइड हुए थे, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम. तो इंट्रासेलुलर एंजाइम वर्क इनसाइड द सेल. ऐसे एंजाइम जो कि इंट्रा नाम से पता चले जो कि सेल के अंदर काम करते हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा वो जो कि सेल के बाहर बनते हैं और सेल के बाहर काम करते हैं. सेल के अंदर जो काम करते हैं वो क्या है, ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म में काम करता है. इसी तरह सेल के बाहर जो काम करते हैं, पेप्सिन जो कि हमारे स्टमक में काम करते हैं, स्टमक की जो कैविटी होती है. उसके बाद जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं कि एंजाइम इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर क्या होते हैं. ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर और एक्टिवेटर वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, देयर आर अ सर्टेन केमिकल्स इन अ बॉडी दैट रेगुलेट एंजाइम्स. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे क्या होते हैं, जो एंजाइम होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं. ठीक है, उनको रोकते हैं, तो वो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स बोलते हैं. ठीक है, इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स बोलते हैं उन रेगुलेटर्स को जो कि उन एंजाइम को क्या करते हैं, रोकते हैं. तो पूछेंगे व्हाट आर इनहिबिटर्स, तो क्या है, देयर आर सर्टेन केमिकल्स इन अ बॉडी दैट रेगुलेट अ एंजाइम. बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में जो कि रेगुलेट करते हैं एंजाइम को, वो क्या है हमारे पास, इनहिबिटर्स. उसके बाद पूछा जाता है कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर कोएंजाइम. डिफरेंस बिटवीन अ कोफैक्टर एंड अ कोएंजाइम या फिर कोफैक्टर एंड अ प्रोस्थेटिक ग्रुप. इन तीनों में से किसी पे भी आपको डिफरेंस दे देता है. कोफैक्टर आपके पास क्या होता है, सम एंजाइम रिक्वायर अ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल. कुछ एंजाइम को ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए होते जो कि नॉन प्रोटीन हो, जो कि प्रोटीन का हिस्सा ना हो. ठीक है, उनको एक्शन करने के लिए, तो उनको हम कोफैक्टर बोलते हैं. कोफैक्टर आपके पास ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी. ठीक है, जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं और जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है उसको कोएंजाइम कहा जाता है. ठीक है, और जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है वो टाइटली बॉन्ड होता है. ठीक है, टाइटली बॉन्ड होगा तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, लेकिन अगर वो लूजली अटैच्ड होगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोएंजाइम. ये क्वेश्चन तो एक तो डिफरेंस करके पूछते हैं और दूसरा ये भी कि व्हाट आर राइट अबाउट द फैक्टर्स, नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ द कोफैक्टर की क्लासिफिकेशन के बारे में बताएं. तो वो फर्दर क्लासीफाई हुआ है ऑर्गेनिक फैक्टर्स में और इनऑर्गेनिक फैक्टर्स में. ठीक है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम आ जाता है. इसके बाद आपसे
हमारी डेली इंडस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें जो एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है उसको पूछते हैं। इन चारों में से कोई भी से दो पूछ सकते हैं, फूड इंडस्ट्री, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट या फिर ब्रूइंग इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री वो है कि स्टार्च मॉलिक्यूल को सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जाता है और वाइट ब्रेड, बन्स एंड रोल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, एंजाइम आर आल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज़, और चीज़ की प्रोडक्शन के लिए भी एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में क्या होता है कि स्टार्च को डिग्रेड करते हैं ताकि इसकी विस्कोसिटी को लोअर कर सकें। इसकी विस्कोसिटी जब लोअर हो जाती है तो उससे हमें मदद मिलती है और हम लोग क्या बनाते हैं, कागज़ बनाते हैं। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट में क्या होता है, प्रोटीएज एंजाइम होते हैं ताकि वो प्रोटीन स्टेन्स को, जो दाग धब्बे होते हैं सालन वगैरह के, उनको कपड़ों पे से उतार सकें। और अमाइलेज एंजाइम होते हैं डिश वॉशिंग, जो हमारे पास सोप्स वगैरह होते हैं उसमें, ताकि वो जो स्टार्च वगैरह होते हैं, वो जो चिकनाहट होती है उसको वो ख़त्म कर सकें। ब्रूइंग इंडस्ट्री में क्या है कि एंजाइम स्टार्च को डिग्रेड करता है एंड और प्रोटीन को भी डिग्रेड करता है ताकि वो उनको सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड्स को बनाता है। और ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ द यीस्ट। यीस्ट की फर्मेंटेशन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म पूछा जाता है कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो इसके मैकेनिज्म में जस्ट हमने एक्टिव साइट के बारे में लिखने के, एक्टिव साइट क्या होती है, वो स्मॉल पोर्शन जिसके ऊपर हमारे पास क्या होती है, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कैटलिस्ट में, उसको हम कैटालिटिक रीजन बोलते हैं, या फिर एक्टिव साइट वो हिस्सा जिसके ऊपर एंजाइम आकर अटैच होता है और फिर रिएक्शन स्टार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस हिस्से को एक्टिव साइट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है कि जब एंजाइम अटैच करता है सबस्ट्रेट के साथ तो एक टेम्परेरी सी स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये आपसे एक्टिव साइट भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज एक्टिव साइट डिफाइन, या फिर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन अलोंग विद द रिएक्शन। तो क्या है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो थोड़ी देर के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद क्या है, एंजाइम वापस अलग हो जाता है और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो हमारे 3 लेक्चर्स रह गए उन 3 लेक्चर्स में मैं आपको कल शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी। वो शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मोस्टली रिपीटेड हो चुके हैं पिछले 5 साल पास पेपर्स में, तो उनसे आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। वो फिर कल डिस्कस करेंगे। आज मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी समझ आई होगी। तब तक के लिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।